नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे से बढ़ी राज्य में चुनावी सरगर्मियां। आज पोंगल महोत्सव समेत कई अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत्र समुद्र प्रताप आज होगा भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल। गोवा में होने वाले कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आज चुनाव आयोग की अहम बैठक। विधानसभा चुनाव के चरणों और अन्य अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ईरान के वर्तमान हालातों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, अगर वहां प्रदर्शनकारियों को मारना फिर हुआ शुरू तो अमेरिका देगा ईरान को जोरदार जवाब। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की शुरुआत आज से। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में 11 जनवरी तक होगा आयोजन। देश भर से खिलाड़ी होंगे शामिल। सभी खबरें विस्तार के साथ। गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान अमित शाह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह तिरुचिरापल्ली में अरुलमेगु अरंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर पोंगल फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। इससे पहले दौरे के पहले दिन अमित शाह ने तिरुचिरापल्ली के पुदुकोट्टई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के राज्यव्यापी राजनीतिक अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया था। इस साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए बीजेपी ने पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार का अभियान शुरू कर दिया है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समुद्र प्रताप को गोवा में तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री गोवा पहुंच चुके हैं। ये पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इसे विशेष रूप से समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और आपदा प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया गया है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएगा ही साथ यह अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस है। इस पोत में कई उन्नत तकनीकें और सेंसर भी लगाए गए हैं। और वहीं रक्षा मंत्री ने कल गोवा शिप बिल्डर्स के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए हमें इस बदलते परिदृश्य के अनुरूप ढलना होगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ रहा है, इससे भी आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। आने वाले समय में हमें उस बदलते हुए स्वरूप के अनुसार खुद को भी बदलना होगा। हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट से लैस शिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मेंटेनेंस और साइबर सिक्योर प्लेटफॉर्म पर भी फोकस करना होगा, ताकि हम अपने एडवर्सरीज के मुकाबले एज हासिल कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि जीएसएल इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी लीडरशिप दिखाएगा। अगली खबर चुनाव आयोग की तैयारियों से जुड़ी हुई, क्योंकि इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव आयोग आज दिल्ली में अहम बैठक भी करेगा। इस बैठक में पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हो, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होगी, इस तरह के वो तमाम विषय होंगे जिन पर गहनता से चर्चा की जाएगी। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सीओ ने सवाल उठाया है कि अगर अन्य राज्यों में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं। सीओ के इस रुख ने इन अटकलों को जन्म दे दिया है।
कि राज्य का चुनाव कार्यालय एक ही चरण में मतदान कराने पर विचार कर रहा है। सीओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार पिछले लोकसभा चुनाव में 8 चरणों में मतदान कराने के लिए केंद्रीय बलों की 1000 कंपनियों की जरूरत पड़ी थी। ऐसे में चुनावी हिंसा झेलने वाले इस राज्य में यदि एक ही चरण में चुनाव कराना हो तो सुरक्षा बलों की संख्या दोगुना करनी होगी। आयोग इस बात का भी विश्लेषण करेगा कि पिछले विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव में जिन केंद्रों पर 80% से अधिक मतदान हुआ था वहां सुरक्षा बलों की तैनाती का खाका कैसा हो। इसके साथ ही जहां किसी एक उम्मीदवार को कुल पड़े वोटों का 70 से 75% मिला हो वहां सुरक्षा बलों की कितनी जरूरत है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। चुनाव आयोग की पैनी नजर संवेदनशील बूथों पर भी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि जय सोमनाथ। वर्ष 2026 में आस्था की हमारी तीर्थस्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता की उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। और इसके साथ ही आइए आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं सोमनाथ मंदिर पर आधारित। सौराष्ट्र स्थित प्रभास पाटन की पावन धरती श्री सोमनाथ महादेव का दिव्य धाम, जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। सदियों से प्रभास तीर्थ भगवान सोमेश्वर के भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। कहा गया है, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों वर्षों से धर्म और अध्यात्म के शिखर स्थल पर अनगिनत लोग महादेव के सानिध्य का अनुभव करते आ रहे हैं। लेकिन काल चक्र में वो तारीखें भी दर्ज हैं जब इस पवित्र तीर्थ का विध्वंस करने के लिए कुटिल आक्रांताओं ने दमनकारी प्रयास किए। ऐसा पहला प्रयास हुआ आज से ठीक 1000 साल पहले। साल था 1026। महमूद गजनबी ने इस तीर्थ पर बर्बरता की थी। न सिर्फ मंदिर को तोड़ा बल्कि पावन शिवलिंग को खंडित किया। यहां तक कि उसके खंड को मस्जिद के फर्श में लगा दिया गया ताकि आने जाने वाले लोगों के पैरों तले सनातनी आस्था को रौंदा जाए। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। आने वाले दौर में बर्बरता का चेहरा बदला, लेकिन दमनकारी सोच वही रही। फिर चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो या सुल्तान मुजफ्फर, महमूद बेगड़ा हो या औरंगजेब, दमन का यह अध्याय बार बार दोहराया गया। कोशिश थी कि घंटियों की गूंज शांत हो जाए और आस्था की लौ बुझ जाए। लेकिन भगवान शिव के भक्तों को भला कौन सी हुकूमत डरा सकती थी। अपने आराध्य के लिए अनगिनत सनातनियों ने अथक संघर्ष किया। हजारों लोगों ने अपना खून बहाया ताकि भगवान सोमेश्वर का यह तीर्थ क्षेत्र सदैव लोगों के जीवन को आलोकित करता रहे। और यही तो सनातन की चिर निरंतरता है, जहां आस्था सीमाओं से परे है, जो लोगों के हृदय में और रगों में समाहित है, जहां हर श्वास महादेव से जुड़ी है, हर स्मृति महाकाल में एकाकार है। यही तो संस्कार है जो गंगा के मैदानों में, कावेरी के तट पर, नर्मदा की धारा में और गोदावरी के आंचल में विकसित हुई है। इसलिए हर उस विध्वंस के बाद
जिसमें अस्तित्व मिटाने की हनक थी, लोगों की दृढ़ता हिमालय की तरह ऊंची होती गई। आज 1000 साल के बाद जब हम देखते हैं तो विध्वंस के उस दौर को नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के उस निर्बाध श्रृंखला को याद करते हैं, जिसमें अहिल्याबाई होलकर से लेकर सरदार पटेल तक का योगदान अविस्मरणीय रहा है। जो क्रूरता की तलवारों पर भगवान शिव के त्रिशूल और कोटि कोटि भक्तों की अटूट श्रद्धा का जय घोष है। यह भी संयोग है कि यह साल वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल का भी वर्ष है। बीते 11.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है, जो श्री सोमनाथ धाम की लगातार दिव्य होती आभा का प्रतीक है। इस अटूट आस्था और अदम्य विश्वास के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर आज पूरा भारतवर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। भूलना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, यह भारत की अडिग आस्था की प्रतिध्वनि है। श्री सोमनाथ महादेव की कृपा से आज जब देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो यह तीर्थ हमें प्रेरणा देता है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी हों, उससे काफी बड़ा हमारा हौसला है। जय श्री सोमनाथ। बुलेटिन में खबरें और भी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का अभिभाषण होगा। इस बार सत्र में कैग की कई अहम रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी, जिसमें शीश महल के मुद्दे पर पेश होने वाली कैग रिपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल ये मामला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आधिकारिक निवास के रिनोवेशन से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही है। बीजेपी का आरोप है कि इसके रिनोवेशन के दौरान लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि दिल्ली की जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। शीतकालीन सत्र के दौरान शीश महल के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स विधानसभा के पटल पर रखी जा सकती हैं। इन रिपोर्ट्स में दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों के संचालन में गड़बड़ियां, मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों में क्लासेस के निर्माण से जुड़े मामलों की भी जांच शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850, विकास को गति।
ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पहले जहां गांव में इंटरनेट की रफ्तार बेहद धीमी थी और ब्रॉडबैंड पहुंच सीमित, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की बैठकों ने इसे नई गति दी है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड अब सीधे गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इससे न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस और रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। मिलिए सोनम से। सहरसा जिले के सुलिंदाबाद पंचायत की रहने वाली सोनम को पहले इंटरनेट से जुड़े छोटे मोटे कामों के लिए गांव से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत अब सहरसा में ही हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के आने के बाद सोनम को अपने गांव में ही हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने वाईफाई का जब से सिस्टम कर दिया, हम लोग का जीवन ही बदल गया है। कोई चीज़ काम के लिए पहले हम लोग को बाहर जाना पड़ता था, अब सारा काम यहीं से हो जाता है। सर, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री ने खुद हाई स्पीड इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की प्रगति की नियमित समीक्षा की। इन बैठकों में राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभागों और टेलीकॉम एजेंसियों को एक ही मंच पर लाकर राइट ऑफ वे से लेकर प्रोजेक्ट क्लियरेंस तक की अड़चनें दूर की गई और योजनाओं को फास्ट ट्रैक किया गया। नतीजा ये रहा कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत गांवों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने की रफ्तार कई गुना तेज हुई। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मार्च 2014 में 6.1 करोड़ थे, जो 2025 में बढ़कर 99 करोड़ 56 लाख हो गए, यानी कि 1500% से ज्यादा की बढ़ोतरी। देश में ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर से बढ़कर अब 42.36 लाख रूट किलोमीटर हो गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड की औसत डाउनलोड स्पीड 2019 में जहां 10.71 MBPS थी, वहीं अब अक्टूबर 2025 में ये बढ़कर 131.47 MBPS हो गई है। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने अपनी स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की है। हमारा 4G स्टैक एक्सपोर्ट रेडी भी है, यानी ये भारत की बिजनेस आउटरीच का माध्यम भी बनेगा। इससे 2030 के भारत यानी भारत 6G विजन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। मई 2022 की एक प्रगति बैठक ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को नई रफ्तार देने का काम किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को लेकर साफ निर्देश दिए कि राज्यों और संबंधित एजेंसियों को पीएम गति शक्ति संचार पोर्टल का अधिकतम उपयोग करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राइट ऑफ वे यानी ROW से जुड़े आवेदनों का समयबद्ध निपटारा हाई स्पीड इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार के लिए सबसे अहम है। इसी वजह से केंद्र और राज्यों को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर बॉटलनेक खत्म करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने ये भी निर्देश दिया कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित न रहे, बल्कि आम नागरिक की ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने का माध्यम बने। इसी सफलता को अगले स्तर पर ले जाने के लिए सरकार ने जनवरी 2025 में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति मंच ने नीतियों को जमीन तक पहुंचाने की रफ्तार बदली है। डिजिटल कनेक्टिविटी अब सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जरिए ईज ऑफ लिविंग को मजबूत कर रही है। और यही तेज कनेक्टिविटी विकसित भारत की मजबूत डिजिटल नींव बन रही है। जब
दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी वृद्धि और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हैं, ऐसे समय में भारत की आर्थिक गतिविधियों से जुड़े संकेत अपेक्षाकृत मजबूत बने हुए हैं। S&P ग्लोबल द्वारा जारी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर न सिर्फ विस्तार की स्थिति में है, बल्कि कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन भी कर रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग को विकास का एक मजबूत पैमाना माना जाता है। अगर मांग में तेजी है तो विकास की संभावना बेहतर नजर आती है, और अगर डिमांड या मांग में कमी आती है तो माना जाता है कि भविष्य को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। S&P ग्लोबल नाम की एजेंसी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में डिमांड की स्थिति को नापने के लिए PMI के आंकड़े जारी करती है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में डिमांड को मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विस सेक्टर में डिमांड को सर्विसेज PMI के जरिए मापा जाता है। अगर PMI का आंकड़ा 50 से ऊपर रहता है तो यह मांग में बढ़ोतरी का संकेत देता है, और 50 से कम की PMI का संकेत है कि डिमांड कम हो रही है। आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की PMI मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 2012 से 2025 के बीच भारत का औसत PMI रहा 53.37, यानी मांग में बढ़ोतरी लगातार बनी रही। अगस्त 2025 में भारत का PMI 59.3 के सर्वोच्च स्तर पर गया और कोरोना महामारी के दौरान 27.4 तक गिरा। दिसंबर 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI करीब 55 दर्ज किया गया, जो विस्तार दिखाता है, लेकिन भारत का सर्विसेज PMI 59 के आसपास बना हुआ है, जो तेज आर्थिक रफ्तार को दिखाता है। खास बात यह है कि नए घरेलू ऑर्डर्स, रोजगार सृजन और उत्पादन में बढ़ोतरी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सहारा दिया है, लेकिन भारत की असली ताकत सेवा क्षेत्र में नजर आती है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक IT सेवाएं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, पर्यटन, होटल और परिवहन जैसे क्षेत्रों में मजबूत मांग बनी हुई है। दूसरी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। यूरोजोन का मैन्युफैक्चरिंग PMI लगातार 50 से नीचे बना हुआ है, जो वहां औद्योगिक संकुचन की ओर इशारा करता है। ऊर्जा लागत, कमजोर उपभोक्ता मांग और भू राजनीतिक दबावों ने यूरोप के उद्योगों पर दबाव बढ़ाया है। चीन का मैन्युफैक्चरिंग और सेवा PMI 50 के आसपास बना हुआ है, जो बेहद सीमित वृद्धि को दिखाता है। चीन में मार्च से लगातार गिरावट के बाद दिसंबर में PMI के आंकड़ों में सुधार देखा गया। वहीं अमेरिका में दोनों सेक्टर का PMI 52-53 के दायरे में है, जो मध्यम लेकिन स्थिर विस्तार का संकेत देता है। अमेरिका में आर्थिक गतिविधियों में विस्तार की रफ्तार धीमी है और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के बेहतर प्रदर्शन के पीछे कई संरचनात्मक कारण हैं। मजबूत घरेलू मांग, 140 करोड़ की आबादी वाला विशाल उपभोक्ता आधार और शहरी ग्रामीण खपत में निरंतर बढ़ोतरी भारत को वैश्विक झटकों से बचाने में मदद कर रही है। इसके अलावा सरकारी नीतिगत समर्थन जैसे उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं, बुनियादी ढांचे में निवेश और लॉजिस्टिक सुधार उद्योग जगत का भरोसा बढ़ा रहे हैं। सरकार ने उम्मीद जताई है कि भारत लगातार कई सेक्टर्स में मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहा है और उम्मीद है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पुरानी साख को जल्दी ही प्राप्त कर लेगा। स्वदेशी की भावना, चाहे वंदे भारत देखिए, चाहे जो रॉकेट जा रहा है ऊपर वो देखिए, चाहे 4G 5G का टेलीकॉम नेटवर्क देखिए, अब तो हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर चिप्स भी बन रही है, सब स्वदेशी से प्रेरित है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो राष्ट्र विश्व भर को अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के कारण विश्व भर में जाना जाता था, यूरोप में बड़े से बड़ा व्यक्ति भी चाहता था कि भारत से बनी हुई चीज़ उसके घर में आए, वो हमने किसी कारण से और खासकर अंग्रेजों की पॉलिसी के कारण हमने वो मैन्युफैक्चरिंग का बेस एक बार गंवा दिया। अब उस मैन्युफैक्चरिंग के बेस को हम फिर से अपने देश में लागू कर रहे हैं। जस्ट 11 years ago अगर हम देखते तो 99% मोबाइल फ़ोन बाहर से आते थे, आज 99% हिंदुस्तान में बनते हैं। हाल के महीनों में निर्यात ऑर्डर्स में आई कमी, वैश्विक ब्याज दरों का असर और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गति कुछ धीमी है, जिसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक लचीली बनी हुई है। कुल मिलाकर PMI आंकड़े संकेत देते हैं कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है और आने वाले महीनों में सेवा क्षेत्र इसकी ग्रोथ इंजन बना रह सकता है। अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर और पूर्व भारत में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है। दृश्यता कम होने और सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में घने कोहरे से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित है।
उधर मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले क्षेत्रों और जम्मू में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बने रहने का अनुमान है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान है। इसके अलावा मध्य और पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना भी जताई गई है। और वहीं कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कश्मीर, हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश या फिर बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल उत्तरी और मध्य कश्मीर के ऊंचे इलाकों और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है। वहीं आज और कल उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर पाला पड़ने का अनुमान भी है। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।